हेलो दोस्तों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय एसडीएस महाविद्यालय जामगांव आर भरत, जिला दुर्ग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम 4th सेमेस्टर का। इसका एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटिंग। समान रूप से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन जान ले इसकी जरूरत हमको पड़ती क्यों है। कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में स्टार्ट करता पैसा लगाना चाहता है तो वो पूर्वानुमान भी लगाता है कि मेरे द्वारा लगाया जा रहा पैसा मेरे को कितने साल में रिटर्न मिल जाएगा। मैं जो पैसा लगा रहा हूं उसका मेरे को रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरे को कितना मिलेगा, डीसी या डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, पोस्ट पेबैक पीरियड मेरा कितना रहेगा। मतलब ओवरऑल वो ये जानना चाहता है कि मैं जो पैसा आज बिजनेस में लगा रहा हूं उसका फायदा मेरे को कितने साल तक मिलता रहेगा, वो मेरा काम कब तक चलता रहेगा, उस पैसे से, उस इन्वेस्टमेंट से 5 साल चलेगा कि 10 साल चलेगा कि 15 साल चलेगा, और हर साल मेरी इनकम अप्रोक्स कितनी रहेगी। उसी पूर्वानुमान के आधार पर फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो जो कैपिटल का जो बजट लगाता है वो कि मेरा कितना कैपिटल लगेगा और मैं कैसे रिटर्न मिलेगा, उससे पूरे समराइज रूप से बन क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। इसको अगर अपन मीनिंग के रूप में या परिभाषा करें तो बन सकता है पूंजी बजटिंग प्रस्तावित पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं अपन, ऐसा कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल फिक्स एसेट्स के रूप में या फिक्स कैपिटल के रूप में अपन बिजनेस में लगाते हैं और जिसका फायदा हमको लगातार कई सालों तक मिलते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। तो पूंजी बजटिंग प्रस्तावित प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को बनाने व उसके अर्थ प्रबंधन करने का एक दीर्घकालीन नियोजन है। नियोजन वाली प्लानिंग है। एक्चुअली कैपिटल बजटिंग है कि खर्चा करने के पहले कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो खर्चा करना सोचता है, बाद में खर्च करेगा, तो खर्च करने के पहले जो प्लान एक कार्यक्रम बनाता है कि मेरे द्वारा कितना पैसा खर्च किया जा रहा है या किया जाएगा और उसका मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, किस वर्ष कितना आ गया, वो एक कैलकुलेशन करता है अपनी विधियों के हिसाब से। उसको समराइज रूप से जो प्रेजेंटेशन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले परियोजना का निर्माण करेगा। परियोजना निर्माण मतलब 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, परियोजना प्रोजेक्ट का जो मैन्युफैक्चर होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आय बढ़ाने के लिए होता है और एक जो ऑलरेडी काम कर रहा है लागत को कम करने या भविष्य में लागत कम से कम लागत में अपन को अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है। तो डिपेंड करता है कि उसका टारगेट क्या है, वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए परियोजना का निर्माण कर रहा है, सृजन कर रहा है, या लागत को कम करने के लिए कर रहा है। सेकंड टॉपिक आएगा परियोजना का वैल्यूएशन करना, प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन करना। पहले तो हम क्या बताया आपको, परियोजना का निर्माण करना। परियोजना निर्माण के पश्चात जो सेकंड पॉइंट हमारा आएगा वो हमारा आएगा परियोजना का मूल्यांकन करना। भाई परियोजना कई प्रकार की होती हैं कि किसी ए प्रोजेक्ट भी है, बी प्रोजेक्ट भी है, सी भी है, या एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो डिपेंड करता है वो कितने प्रोजेक्ट को ले रहा है अपने वैल्यूएशन करने के लिए, और उसके पश्चात आएगा उसमें बेस्ट वैल्यूएशन का। अब ये डिपेंड करता है वो बेस्ट कैसे चुनने के आधार, जो सबसे अच्छी परियोजना वो चुनेगा उसका चुनने का अलग अलग आधार, कई आधार होते हैं। इसके बारे में अपन विधिवत पढ़ेंगे बाद में, जिसमें पे बैक पीरियड भी होता है, पोस्ट पे बैक पीरियड भी होता है। पोस्ट पे पीरियड के बाद ये लाभदायकता भी होती है, डिस्काउंटेड पीबीपी होता है, डिस्काउंटेड पोस्ट पे पीरियड भी होता है, डिस्काउंटेड पोस्ट पे पीरियड की लाभदायकता भी होती है, डिस्काउंटेड पोस्ट पे पीरियड का इंडेक्स भी होता है, डीसीएफआर भी होता है, एआरआर भी होता है, आरओआई भी होता है। ये सभी चीजें उसी के लिए यूज होती हैं। ये सब विधियां हैं उसकी, अपने प्रोजेक्ट को वैल्यूएशन करने की, कि मैं जो प्रोजेक्ट को सृजन किया हूं और जो प्रोजेक्ट का मैं चयन किया हूं, यहाँ पर उनका मूल्यांकन जो मैं किया हूं, उसमें मैं किस प्रोजेक्ट का चुनाव करूंगा जो मेरे बेस्ट होगा। किस बेस पे, वो डिपेंड करता है उसकी विचारधारा पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। और फिर उसको क्या करना, क्रियान्वयन करना और अन्य कार्य रहते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं पूंजी खर्च पर निर्णय। पूंजी खर्च पर निर्णय होता है जिसका 2 बेसिक चीज होती है। इसमें सबसे मेन चीज होती है कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रारंभिक विनियोग। इसको सबसे पहले मेन आपको जानना है इस चैप्टर में
कैश इनफ्लो अपन किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो होता एक्चुअली क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या? किसी भी बिजनेस में अपन आज बात कर रहे हैं कैश की, तो बिजनेस में ऐसे भी कुछ खर्चे होते हैं जो कैश नहीं होते, वो लॉस एक्चुअली होता है, लेकिन उसको खर्च मान करके अपन बिजनेस में क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते समय माइनस कर देते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल लिस्टिंग हमको ऐसे खर्चे को स्वीकार नहीं करना है, और अगर घटा दिया गया तो वापस क्या करना है, जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, ह्रास क्या होता है? ह्रास एक हानि, ह्रास कोई खर्चा नहीं है, ह्रास एक हानि है जो स्थायी संपत्ति को लगातार अपन प्रयोग करते हैं, उसके मूल्य में क्या हो जाती है, कमी आती है। ये एक बार खर्च किया जा चुका है ऑलरेडी, और उसको फायदा अपन कई सालों तक लगातार लेते रहेंगे, उसके मूल्य में कमी जरूर हो रही है, वो एक हानि है, वो खर्चा नहीं है। लेकिन किसी भी बिजनेस में क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो लाभ और हानि की गणना करने में अपन ह्रास को ऑलरेडी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में अगर ऐसा किया हुआ तो अपन उसको वापस जोड़ देंगे। तरीका क्या देखिए निकालने का, मेन चीज है कैश इनफ्लो, लाभ निकालना, सामान्य भाषा में इसको लाभ बोलते हैं। अपन यहाँ पर लिखेंगे बिक्री माइनस खर्चे घटाए, या हमारा अपन ह्रास घटाते हैं, ह्रास घटा दिए, फिर अपन क्या करते हैं, ब्याज घटाते हैं, घटा दिए, टैक्स घटाते हैं, घटा दिए, ये शुद्ध लाभ हमारा निकल गया। तो इस शुद्ध लाभ में अपन ह्रास क्या कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। मतलब हमारा लाभ कैश इनफ्लो का मतलब होता है हमारा लाभ ऐसा लाभ होना चाहिए, शुद्ध लाभ ब्याज के बाद, कर के बाद, ह्रास के पहले। मैं रिपीट कर रहा हूं, शुद्ध लाभ ब्याज के बाद, टैक्स के बाद और ह्रास के पहले। अब ये कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि कोई भी कंपनी अपना लाभ हानि निकालती है तो पहले अपन ब्याज को माइनस करते हैं, ब्याज के बाद अपन फिर ह्रास को माइनस करते हैं, इस सब माइनस के बाद फिर अपन टैक्स को माइनस करते हैं। लेकिन हमको कौन सा लाभ लेना है, शुद्ध लाभ, कर के बाद, ह्रास के पहले। तो ह्रास के बाद अपन टैक्स लगाते हैं, इसलिए ह्रास को वापस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा निकाला है, क्या निकाला है, कैश इनफ्लो निकाला है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है नेट इन्वेस्टमेंट, जो प्रारंभ में अपन विनियोग करते हैं बिजनेस में, जो पैसा लगाते हैं उसको प्रारंभिक अपन क्या बोलते हैं, विनियोग। ये दोनों आधार है हमारे, इनके बेस पे पूरा हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जितनी विधियां मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूं, अभी मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको डिक्टेट करूंगा, उसके बाद उससे पहले मैं बता रहा हूं ये दो जो चीज है ये हर जगह लागू होंगी, इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और आपका क्या, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, प्रयोग की जाने वाली रीतियां या मेथड्स। पहला लिखा अपरिहार्यता। देखिए अपरिहार्यता का अर्जेंसी, कुछ बातें ये हर जगह लागू होती हैं। अपन बात कर रहे हैं कैपिटल लिस्टिंग की, लेकिन क्या होता है अपने सामान्य जिंदगी में भी कई बार ऐसी कुछ कंडीशन आती है, कुछ जरूरत ऐसे हो जाते हैं कि अपन इसके लिए सोच ही नहीं सकते, हमारे पास सोचने का समय नहीं होता, अपन उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। तो अगर इसमें अपरिहार्यता मतलब होती है, एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपकी मशीन काम कर रही, काम करते करते अपना प्रोडक्शन जारी है, अंदर का एक मेजर जो स्क्रू होता है टूट गया, पट्टा जो घुमाता है, मान लीजिए। अब आप पट्टा टूट गया तो उससे बैठेंगे नहीं आप कि मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाएंगे, परमिशन लेंगे, 4 जगह से प्रपोजल मंगाएंगे, उसमें मिनिमम रेंट, मिनिमम अमाउंट किसका पूछेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें आपको उत्पादन मिलेगा, वो आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिहार्यता, यानी जो तुरंत लेने के लिए उसको लेना है और उसके आगे बार सोचना नहीं है, इसमें बहुत सोच समझ कर काम नहीं किया जाता, इसको क्या बोलते हैं, अपरिहार्यता। सेकंड हमारा आता है जो मुख्य विधि हमारी शुरुआती होती है, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। पे माने भुगतान, बैक माने वापसी, पीरियड माने समय। अरे आपके द्वारा जो पैसा लगाया गया कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है, वो पैसा आपका कितने समय में आपको वापस मिल जा रहा है, इसको जानने के लिए अपन किस विधि का उपयोग करते हैं, पे बैक पीरियड। रिवाइज कर रहा हूं मैं फिर से आपके लिए, आपके द्वारा लगाया जा रहा पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, प्लानिंग कर रहे हैं, जो अभी आप इन्वेस्ट किए नहीं है, ये तो पूरा एक बजटिंग चल रहा है, एक प्लान चल रहा है, ठीक है ना। तो आपके द्वारा लगाया जा रहा पैसा कितने समय में आपको वापस मिल जाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी किया कितनी, 6 साल। हर साल
एनुअल कैश इनफ्लो सेम बता दिया, निकाल दिया आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन बता दिया आपको 1,25,000 पूरे 6 साल में। तो आपको 5 लाख कमाने में कितना साल लगेगा? 4 साल। 5 लाख डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 25। इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश इनफ्लो इन एवरी ईयर, तो यह आ जाएगा हमारा 4 साल, 4 ईयर। मतलब आपका जो 5 लाख रुपए लगा है वो कमाने में आपको कितना साल लगा? 4 साल। ये हो जाएगा हमारा क्या? पेबैक पीरियड 4 साल। ये किस कंडीशन में? अगर हर साल इनकम एक जैसी है तो। अगर मैं बोलूं पोस्ट पेबैक पीरियड तो कितना आ जाएगा? 2 साल। कुल लाइफ कितनी थी? 6 साल। 4 साल क्या लगेगा आपको? कमाने में लग जाएगा 5 लाख, आपका जितना इन्वेस्टमेंट है पूरा वापस आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया है? 2 साल। ये हो जाएगा हमारा क्या? ये पेबैक पीरियड हमारा है, ये हमारा हो जाएगा पोस्ट पीबीपी। अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है परसेंटेज में, तो आप 2 साल में कितना कमाएंगे? 2.5 लाख इंटू 100 बटे कितना आ जाएगा? 5 लाख। कितना परसेंट आएगा हमारा? 50%। ठीक है, ये सामान्य कंडीशन की बात है। अब अगर मैं बात बोलूं आपको कि हर साल इनकम एक जैसी नहीं रहती, हर साल हमारी इनकम क्या होती है? बदलती रहती है। हर साल हमारी इनकम क्या रहती है? आपको बोला पहले साल कमाते हो 2 लाख, फिर कमाते हो 1,20,000, फिर कमाते हो आप 1,80,000, फिर कमाते हो आप 2 लाख, 3,20,000, 2,40,000 और ये 1 लाख। 6 साल तक कमाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव निकालेंगे। अपन स्टैटिस्टिक्स से पढ़ते हैं संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव पढ़ते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव इनकम निकालेंगे। पहले साल के आखिरी में कितना हो गया हमारा? 2 लाख। दूसरे साल के आखिरी में कितना हो गया हमारा? 3,20,000। ये कैसे आया? 2 लाख में 1,20,000 हमारा जुड़ गया। थर्ड ईयर में हमारा कितना है? 1,80 जोड़ दीजिए, हमारा कितना हो गया? 5 लाख। मतलब 3 साल में हमारा पूरा 5 लाख हमारा वापस आ गया। तो पेबैक पीरियड कितना कराएगा? 3 साल। पोस्ट पीपीपी कितना कराएगा? 3 साल। ठीक है ना। और इंडेक्स निकालेंगे तो 3 साल में कितना कमाए? 3 तो 5 और 6, 6,60,000 इंटू 100 बटे 5 लाख जो भी आ जाए। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर रहता सिर्फ 80,000 रहता, मान लीजिए ये सिर्फ 80,000 है, तो अपन क्या करते हैं? हमारा पहले साल में 2 लाख, दूसरे साल में 20, 3,20 हो गया, 80 ये 4 लाख हो गया। अब देखिए चौथे साल में आपको पूरा 5 लाख करने के लिए भी कितना पैसा चाहिए? 1 लाख। आपने कितना कमाया? 3,20,000। ये मंथ में निकाल लीजिए, 1 लाख इंटू 3,20,000 इंटू 12 जो भी आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा मान लीजिए मैं एग्जाम एज्यूम कर रहा हूं नियर अबाउट अप्रॉक्स आ रहा है 4 महीना, तो 3 साल और 4 महीना हो जाएगा पेबैक पीरियड, और 2 साल 8 महीने का हो जाएगा पोस्ट पेबैक पीरियड। उसी का अपन निकाल लेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया पेबैक पीरियड हो गया। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये बहुत जरूरी चीज है। इस एक चीज से हम बहुत सारी चीज निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पोस्ट पेबैक पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंडेक्स, ये पांचों चीज एक साथ निकल जाएगा। पहले तो समझते हैं डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है। इस चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल बस्टिंग। हम प्लान कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि इतना पैसा लगाऊंगा तो इतने साल तक कमाऊंगा, पहले साल इतना कमाऊंगा, दूसरे साल इतना कमाऊंगा, तीसरे साल इतना कमाऊंगा, इसी प्रकार से चौथे साल इतना कमाऊंगा। ये प्लान है हमारा। अच्छा ये देखिए, अपन इस पेन को अगर आज लिए हैं 25 रुपए की, इस पेन को मैं एक साल बाद दूंगा, ये 25 का नहीं मिलेगी, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अर्थात इसकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर 2 साल बाद खरीदने जाऊंगा तो हो सकता है 35 से मिलेगी, 3 साल बाद जाऊंगा हो सकता है 40 से मिलेगी, 4 साल बाद जाऊंगा हो सकता है 50 से मिलेगी या 60 में मिलेगी। ये एक्चुअली हो क्या रहा है? जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वस्तु की कीमत बढ़ रही है, अर्थात पैसे का वैल्यू क्या हो रहा है? गिर रहा है। ये इसी पे डिपेंड है, ये मेथड इसी पे बेस्ड है। हम जो भी चीज सोचते हैं कैपिटल बस्टिंग के बारे में, हम आज सोच रहे हैं भविष्य के लिए, हम ऐसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ये हमारा समरी बनेगा, बना नहीं बनेगा। ये प्लान है हमारा फ्यूचर का, न्यूजन हम लिखा हुआ ना, न्यूजन, ये न्यूजन है हमारा। तो मैं पहले समझा दूं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। हमको एक सारणी ऑलरेडी दी हुई किताब में, रेट ऑफ जो पैसे की वैल्यू गिरती है
10% में कितना गिरेगी, 12% में कितना गिरेगी, 14 में, 16 में, ऐसे पूरा रेट अब 8 में वो दिया हुआ है, सारियां तो दी हुई है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से मैं 4-5 चीज आपको एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं। पूंजी राशि का मैं बाद में पढ़ लेंगे, आखिरी में मैं याद करने के लिए कहता हूं, लास्ट में हमारा छूटे नहीं। पूंजी राशि, मान लीजिए हमने एक इन्वेस्ट किया, हमने एक मशीन ली 5 लाख रुपए की, हमने मशीन ली 5 लाख रुपए की मशीन ली इन्वेस्टमेंट, इसकी लाइफ 4 साल है। हमको सवाल दिया, इट इज क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर क्वेश्चन, invest initial investment amount rupees 5 lakh rupees, you just return cash inflow from this machine is for 4 year is given, first year 1 lakh rupees, second year 2,40,000 rupees, 3 year, third year 3 lakh rupees, and fourth year last year 4 lakh rupees। ये आपको दे दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंटेड पीपीपी, डिस्काउंटेड पीपीपी भी पढ़ रहे हैं, डिस्काउंटेड पोस्ट पीपीपी भी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी पढ़ रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पढ़ रहे हैं, और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट की रेट 10% होगी, डिस्काउंट रेट कितनी होगी, 10%। मतलब आज से 1 साल के बाद 1 रुपए की वैल्यू 1 बनी रहेगी, लगभग 90 पैसा रहेगी। 2 साल के बाद और कम हो जाएगी, 3 साल के बाद और कम हो जाएगी, 4 साल के बाद और कम हो जाएगी, और हम 1 साल के बाद कितना कमाएंगे, बोले 1 लाख रुपए। 2 साल के बाद कितना कमाएंगे, दूसरे साल कितना कमाएंगे, 2,40,000। 3 साल बाद कितना कमाएंगे, 3 लाख। चौथे साल कितना कमाएंगे, 4 लाख। ये हमारा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपन सवाल बनाते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ क्या लेंगे, 1 रुपीस वैल्यू, या तो सारणी में मिल जाएगा हमारे को, अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है। आपको टेबल देगा, क्वेश्चन में टेबल देगा, अदरवाइज क्वेश्चन देगा। निकालने का तरीका भी है इसका, है ना। 100 अपॉन 100 प्लस रेट कर दीजिए, फर्स्ट ईयर के लिए 1 कर दीजिए, 2 के लिए 2 कर दीजिए, फिर 3 4 5 इतने साल में निकालना होगा, कर दीजिए आप। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ अप्रॉक्स में पहले साल दिया हुआ है 0.90, फिर 0.80, 0.70, हालांकि 0.826 होता है, 0.909 होता है, 0.751 होता है, एक क्लियर है सारणी में। पर मैं समान रूप से भी इसको समझाने के लिए अप्रॉक्स ले लिया हूं, है ना। 0.60 है, ठीक है। ये मान लीजिए 3 लाख, 2 लाख, सॉरी 2 लाख, ठीक है। अपन ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 साल बाद कितना कमाएंगे, 2 लाख, लेकिन 2 लाख की वैल्यू 2 लाख नहीं रहेगी, 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 पैसा। 2 साल बाद 2 लाख की वैल्यू, 1 साल बाद 2 लाख की वैल्यू कितनी आएगी, 1,80,000। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1,92,000, 3 2,10,000, और हमारा 3,20,000। जो इनकम हमको यहाँ पर दी हुई है, जब डिस्काउंटेड पीपीपी निकालेंगे, डिस्काउंट जो ऑलरेडी रेट दिया हुआ 10% के बेस पे, 1 रुपए की वैल्यू आपको दी हुई पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, चौथे साल के लिए, ये हमारा एक्चुअल, ये हमारा एक्चुअल कैश इनफ्लो निकला है। किस बेस पे, डिस्काउंटेड के बेस पे एक्चुअल कैश इनफ्लो निकला है। ठीक है ना। अपन निकालते हैं क्यूमुलेटिव, पहले अपन निकालते हैं क्यूमुलेटिव। ये जाएगा हमारा 1,80,000, ये जाएगा हमारा कितना, 3,72,000, ये हमारा 5,82,000, ये हमारा 8,9,02,000, ये हमारा निकल गया 9,02,000। ठीक है ना। अब हम पहले निकालेंगे डिस्काउंटेड पीवीपी। हमको कितना पैसा चाहिए, 5 लाख। देखिए पहले साल हमारा कितना हो गया, 1,80, दूसरा साल हमारा कितना हो गया, 3,72,000, सेकंड ईयर हमारा कितना हो गया, 3,72,000। ठीक है, हमको 5 लाख करने के लिए कितना पैसा चाहिए, और 1,28,000। कितना चाहिए, 1,28,000। ठीक है, हमको एक पहले साल में हमारा हुआ 1,80, सेकंड ईयर हमारा हो गया 3,72,000,
थर्ड ईयर में हमारे को हमने कमाया कितना है 2,10,000। हमको चाहिए कितना 5 लाख करने के लिए 5 लाख में से 372 गया 1,28,000। ये हो जाएगा हमारा 1,28,000 इंटू 12 बटे कितना कमाए 2,10,000 जो भी हमारा है मंथ में। मैं एज्यूम कर रहा हूं मान लीजिए 7 महीना है, मान लीजिए 7, मैं अप्रोक्स ले रहा हूं, मान लीजिए 7 महीना आया तो हमारा डिस्काउंटेड पे भी कितना निकलेगा 2 साल 7 मंथ, ये निकल गया हमारा। अब हमारी कुल लाइफ कितनी 4 साल, बचा हमारा कितना 1 साल 5 महीना, माइनस कर दिए 4 साल में से 2 साल 7 महीने क्या कर देंगे माइनस 1 ईयर 5 मंथ डिस्काउंटेड पोस्ट पीबी, ये हमारा निकल गया। 2 चीज हो गए। तीसरा डिस्काउंटेड पोस्ट पीबी पीरियड इंडेक्स। अब इंडेक्स निकालना है, हम कुल कितना कमाए 9,02,000, लागत कितनी 5 लाख, एक्स्ट्रा कितना कमाए 4,02,000, तो जगह 4,02,000 इंटू 100 बटे 5 लाख, ये हमारा निकल जाएगा परसेंटेज में। अब हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, क्या निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। कुल कितना कमाए 9,02,000, ये हमारा कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू 9,02,000। इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब 9,02,000 में से 5 लाख घटाओ कितना है यहाँ 4,02,000, नेट प्रेजेंट वैल्यू 4,02,000। नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स सेम वही चीज 4,02,000 इंटू 100 बटे 5 लाख। ठीक, ये हमारा पूरा एक साथ मैं शुरू से रिवाइज कर रहा हूं। हम 5 लाख इन्वेस्टमेंट किए, 4 साल इसकी लाइफ थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर 4 ईयर इनकम दिया हुआ है, डिस्काउंट के रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, उसके बेस पे आपको सारणी में मिल जाएगा, सवाल में दिया रहता है, निकाल दिए 1 रुपीज वैल्यू लिख दिए, मल्टीप्लाई करें, ये हमारा एक्चुअल कैश फ्लो निकला, जोड़ते चले क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव इनकम है ये हमारी, है ना। हमारा 3,72 हो गया 2 साल में, तीसरे साल कितना चाहिए 1,28, 5 पैसा माइनस करने के बाद 1,28 इंटू 12 बटे हमारा 2,10,000, ये हमारा निकले 7 महीना अप्रोक्स में, 2 साल 7 महीना डिस्काउंटेड पीवीपी, 4 में से माइनस के 1 साल 5 महीना पोस्ट डिस्काउंटेड पोस्ट पीवीपी। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैसे हमारा निकला 9,02,000, कुल जो निकला लागत घटाए 4,02,000, प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स उसी को परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, दोनों लगभग सेम है। ठीक, ये हमारा ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है ROI ARR, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ARR माने होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ROI का मतलब हमारा मतलब क्या होता है रिटर्न ऑन, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा आपका रिटर्न आने का परसेंटेज कितना है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कैश इनफ्लो या औसत लाभ हर साल का, कौन सा लाभ, वही लाभ शुद्ध लाभ ब्याज और कर के बाद ह्रास के पहले। ठीक है ना, लाभ ब्याज कर के बाद ह्रास के पूर्व माइनस ह्रास, ये ह्रास घटेगा फिर इसमें से, इंटू 100 बटे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर से बोलो एवरेज प्रॉफिट या कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 100 बटे नेट इन्वेस्टमेंट, किसके लिए ROI के लिए। ARR के लिए सेम रहेगा फॉर्मूला, ऊपर का कोई चेंज नहीं रहेगा, बस नीचे चेंज हो जाएगा। जो नीचे नेट इन्वेस्टमेंट है वो नेट इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्या आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं सुन लीजिए, आपने जो प्रारंभिक विनियोग किया है, आपने जो प्रारंभिक विनियोग किया है उस प्रारंभिक विनियोग को 2 से भाग कर दिए, क्या निकल जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ऊपर का कोई चेंज नहीं रहेगा, ऊपर का एज इट इज ऐसे रहेगा। ठीक है ना, औसत विनियोग में ऊपर का जो फॉर्मूला है औसत आय प्रति वर्ष जो रहेगी कैश इनफ्लो एवरेज कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इनटू 100 अपॉन औसत इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो औसत इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट प्लस अंतिम इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2, अदरवाइज प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। अगर स्क्रैप वैल्यू दिया है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होगा, प्रारंभिक विनियोग माइनस स्क्रैप वैल्यू बटे 2, अलग से स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा आखिर में। अगर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो प्रारंभिक विनियोग माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है,
बटे 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल अगर रिक्वायर्ड है तो ये क्या निकल जाएगा, औसत विनियोग। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं फिर नेक्स्ट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको पुरानी किताबों में डीसीएफआर बोलते, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट बोलते थे। पुरानी कुछ किताबें आप देखेंगे इसको डीसीएफआर भी बोला जाता था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट। आजकल इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको निकालने का तरीका हमारा एक्चुअली क्या है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, पहले इसको देख लीजिए। एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया। हर साल की इनकम आपकी कितनी बोला, वो पता लगा आपको, हर साल इसका लाइफ कितना बोला, 5 साल। हर साल की इनकम कितनी बोला आपको, मान लीजिए बोला आपको 2 लाख रुपए बोला, तो भाग कर दीजिए कितना आएगा आपका 2.5, ये आपका निकल आएगा। ठीक है, निकल गया आपका। अब आप ये देखिए, अब सारणी उठाइए, सारणी टेबल आपको लास्ट में दिया रहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा 5 साल के लिए, 5 साल के लिए वो परसेंट निकालिए जहां पर उसका वैल्यू का मान जस्ट 2.5 के थोड़ा कम और थोड़ा क्या हो, ज्यादा हो। तो आपको 2 रेट मिलेगा, एक आपको मिलेगा लोअर रेट, एक आपको मिलेगा क्या, हायर रेट। ये 2 रेट आपको मिलेंगे। तो फिर समझा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट दिया 5 लाख, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। 5 लाख इन्वेस्टमेंट, 5 साल की लाइफ उसकी, 2 लाख रुपए हर साल कमाता है, 5 लाख कमाने में कितना लगेगा, 2.5 साल आएगा, 2.5 आ गया हमारा। आपको देखना है 5 साल जो सारणी दी हुई है टेबल, 5 साल के लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाइए, जहां पर आपका 2.5 से थोड़ा कम और 2.5 से थोड़ा ज्यादा मिले, उसके ऊपर रेट देखिए कौन सी है। 2 रेट आपको मिल जाएंगी, एक 2 रेट मिलेगी हायर रेट, एक मिलेगी आपको क्या, लोअर रेट। ये हायर रेट मिलेगी, एक और मिलेगी लोअर रेट मिलेगी। ठीक है, उस रेट के बेस पे पहले क्या करते थे पुरानी किताबों में, उस रेट के बेस पे यही 2 निकाले हैं ना, डिस्काउंट इस रेट 2 पर बनेगा, एक हायर रेट को लेकर बनेगा ऐसे ही, एक लोअर रेट को लेकर बनेगा ऐसे ही। निकालने के बाद में फॉर्मूला बढ़ाने का हमारा लोअर रेट प्लस हायर रेट के बेस पे जो अमाउंट निकलता है वो सरप्लस अमाउंट, और लोअर रेट जो निकलता है जो कमी निकलती है उसके बेस पे। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। आपको बता दूं मैं, ये जो फॉर्मूला की किताब में वर्तमान जो चला आ रहा है, लोअर रेट प्लस हायर रेट माइनस V1 माइनस ये पहला वाला जो हमारा है ये, और उससे नीचे में आएगा फिर से वही हायर रेट हमारा रहेगा, वो रहेगा, और सेकंड हमारा कमी वाला रेट निकला है वो माइनस होगा, और साइड में रहेगा दोनों के बीच का रेट का क्या हमारा अंतर कितना है। फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, पहला मान लो हायर रेट रहेगा माइनस ये रहेगा, ठीक है, अपॉन में हायर रेट रहेगा माइनस हमारा क्या रहेगा, जो लोअर रेट रहेगा वो रहेगा, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा, हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट बचता है पूंजी राशनिंग किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल राशनिंग। देखिए, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट चालू सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी परियोजनाएं रहती हैं, पैसे की मात्रा हमारे पास सीमित रहती है। स्टार्टिंग में हम सोचते हैं भाई हमारे पास इतना पैसे की लिमिट है, ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे रहते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे रहते हैं ज्यादातर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहते हैं हमारे, अगर इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उन सभी इन्वेस्टमेंट को अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पूंजी की मात्रा क्या है, अल्प मात्रा में पूंजी है। तो एक ऐसी कंडीशन निकाला जाता है जिसके आधार से कम कैपिटल को इस प्रकार से अपन इन्वेस्ट करें ताकि हमको वहां ज्यादा क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल राशनिंग बोलते हैं। फिर से अपन रिवाइज कर रहे हैं, हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, जब अपन बजट बनाते हैं पूंजी का, राशनिंग का मतलब होता है अपन जब फोरकास्टिंग करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, नियोजन करते हैं कैपिटल के बारे में, बजट के बारे में, तो अपन देखते हैं पहले हमारी कैपिटल हम कितना लगा सकते हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने की जगह है, और कहाँ से हमको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसा लगता है कि प्रॉफिट तो कई जगह से मिल रहा है, लेकिन अपन पूरे प्रॉफिट को यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या पूंजी की मात्रा कम है। तो कम से कम पूंजी जो हमारी बड़ी हुई है उसको इस प्रकार से यूज करना ताकि उससे मिलने वाला प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैपिटल राशनिंग बोलते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थैंक यू।